बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम सरवत फलीम है। नाज़रीन, ख़बर बहुत ही बड़ी है। एक इज़राइल जो मुसलसल आगे बढ़ता जा रहा है, अब ईरान के जो जौहरी प्रोग्राम्स हैं, उनकी तनसीबात हैं, उसके ऊपर हमले के लिए अपनी रास्ते को हमवार कर रहा है। सुनने में ये बात शायद इतनी मुमकिनात में ना नज़र आए, मगर जो एक हकीकत है वो मैं आप लोगों के सामने रखने जा रही हूँ। और इज़राइल की कोशिश भी ये है। इज़राइल ने जब शाम के ऊपर हमला नहीं भी किया था, तब भी अमेरिका के साथ, जो बाइडन इंतज़ामिया के साथ जो उसके मामला चल रहे थे, वो ईरान के ऊपर हमले से मुताल्लिक थे, या एटलीस्ट ईरान की जो जौहरी तनसीबात हैं या उनके जो प्रोग्राम्स हैं उनको फौरी तौर पे रोकने के हवाले से थे। उस वक्त की जो अमेरिकी इंतज़ामिया थी, उसने इस मामले के अंदर रुकावटें खड़ी किए रखी कि अभी वो मुनासिब वक्त नहीं आया। और ये भी हमें याद रखना चाहिए कि इज़राइल जो लेबनान के अंदर हिज़्बुल्लाह के ख़िलाफ़ अपनी कार्रवाई को जारी रखे हुए है, उन तक जो असलहे की या अस्करी सप्लाई का जो एक रास्ता है वो शाम के ज़रिए ईरान की तरफ से भेजा जाता था, और ईरान इस बात की तस्दीक भी करता है। अब इज़राइल जिसने शाम के ऊपर बमबारी शुरू किए रखी है, और शाम के ऊपर बमबारी की असल वजह भी हमारे सामने है। शाम के अंदर जो तकरीबन 80% फ़िज़ाई मामलात हैं, या आप कह लीजिए कि फ़िज़ाई रास्ते हैं, उनको मुकम्मल तौर पे इज़राइल ने तबाह कर दिया है। और जो बहरी है उसके भी तकरीबन 80% जो हिस्से हैं वो मुकम्मल तौर पे तबाह हो गए हैं। ईरान और बशार अल असद का एक बहुत ही करीबी ताल्लुक़ रहा है, और मजबूत इत्तेहादी भी समझे जाते रहे हैं। ईरान जो है वो बशार अल असद की हुकूमत के साथ मिलकर अपने मामलात को आगे बढ़ा रहा था, लेकिन अब इज़राइल समझता है कि ईरान के बारे में जो माजी के हवाले से वो सोचता था कि उनकी जौहरी तनसीबात या उनके प्रोग्राम्स को रोका जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उसके नतीजे में एक हमला हो सकता है। और अब इज़राइल ये सोच रहा है कि नई अमरीकी इंतज़ामिया के साथ मिलकर इस काम को सरअंजाम दिया जा सके, या ईरान के ऊपर जो है वो प्रेशर को ज़्यादा किया जा सके। ये हमें देखना होगा कि ईरान इतना मजबूत नहीं है। आप उसकी इकॉनमी को देख लें तो भी ईरान इतना मजबूत नहीं है, या आप उसके बैनुल अक़वामी ताल्लुकात को देख लें तो भी आपको ईरान इतना मजबूत पोजीशन के अंदर खड़ा नज़र नहीं आता। अब इज़राइल जो है उसके वज़ीर-ए-आज़म नेतन्याहू ने कुछ अरसा कबल डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद एक मुलाकात की थी डोनाल्ड ट्रंप से, और एक ही 3 दिन के अंदर 3 मुसलसल राब्ते इज़राइल के नेतन्याहू की तरफ से डोनाल्ड ट्रंप के साथ किए गए थे। अब ये खबर सामने आ रही है, और जो इज़राइली कुछ अहलकार हैं जिन्होंने ये बातचीत की है टेलीग्राफ के साथ, और उसमें उन्होंने ये तस्दीक की है कि अमेरिकी इंतज़ामिया के साथ बैठकर ये बात को किसी हद तक किया गया है कि अब ईरान को रोकने का वक्त आ चुका है। और इज़राइल जो है वो इस वक्त अपना सीना चौड़ा करके इसलिए भी आगे बढ़ रहा है क्योंकि उसको मुसलसल कामयाबियाँ मिल रही हैं, चाहे उसकी पुश के पीछे अमेरिका है। लेकिन हमें ये देखना होगा कि क्या मुसलमान इत्तेहाद इतना मजबूत है कि इन रास्तों को रोक सके। अमेरिका की मदद के साथ फ़लस्तीन के साथ जो कुछ इज़राइल कर रहा है, जो कुछ कर चुका, वो हमारे सामने है। लेबनान के साथ जो कुछ हो रहा है, जो कुछ कर चुका, और सीज़ फायर के बावजूद वहाँ पर क्या कुछ होता रहा, वो भी हमारे सामने है। शाम के अंदर एक बगावत का एलिमेंट जो उजागर हुआ, उसमें सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिसने समेटा उसका नाम इज़राइल है। गोलान की पहाड़ियों के ऊपर बफर जोन का कब्ज़ा हो, या फिर पेशकदमी आगे किए जाना हो, या एक बेशतर हिस्से के ऊपर काबिज़ होना हो, तो वो भी हमें इज़राइल नज़र आता है। इज़राइल जो है वो शाम की फ़िज़ाई और बहरी जो तनसीबात हैं, जो उनके रास्ते हैं, या उनकी जो जितने भी मामलात हैं उनको तबाह बर्बाद कर चुका है। और अब उसे नज़र आने लगा है कि अब शाम कभी भी ईरान की मदद के लिए आगे नहीं बढ़ सकेगा। और ऐसे में ईरान की तरफ से भी एक बयान आता है, वो इज़राइल के लिए नहीं बल्कि उन शामी बागियों के हवाले से है जो इस वक्त शाम के अंदर मौजूद हैं। और ईरान ये समझता है कि बेहतर हिकमत अमली हमें अपनानी होगी, और जो हमारा अस्करी सप्लाई का एक रास्ता ख़त्म हो चुका है, फ़िलहाल ख़त्म हो चुका है, उसको ऐन मुमकिन है कि शाम की नई आने वाली हुकूमत के साथ हम बैठकर तय कर लें। लेकिन वो ये भी कहता है कि अगर इनके समय शाम में नई हुकूमत ये रास्ता फराहम नहीं करती तो हमारे पास दीगर ऑप्शंस होंगे जिनके ऊपर हम गौर करना शुरू करेंगे। अब मैं आपको ये भी बता देती हूँ कि हिज़्बुल्लाह के जो सरबराह नईम कासिम हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की है कि हमारे रास्ते तमाम चीज़ें मुनक़ता हो चुकी हैं, और फ़िलहाल हम अस्करी सप्लाई जो है वो फराहम नहीं कर पा रहे, लेकिन उसके बावजूद भी जो दीगर रास्ते हैं उसको हमें देखना होगा। लेकिन ऐसी सूरत में जिन शामी बागियों के साथ ईरान अपनी उम्मीदें वाबस्ता कर चुका है, या नहीं आने वाली हुकूमत से ईरान अपनी उम्मीदें वाबस्ता कर चुका है, उसमें हमारे सामने अहमद अश-शारे का बयान भी मौजूद है, जो ये समझता है कि शाम के अंदर जो बेसिकली तबाही और बर्बादी थी उसकी सबसे बड़ी वजह ईरान थी। और अहमद शारे का ये बयान भी हमारे सामने आया जिसमें वो ये कह रहे हैं कि जो एक ख़तरनाक किस्म के मंसूबे ईरान बना रहा था, शाम में मुकम्मल तौर पे हमने उसको ख़त्म कर दिया है। और वो ये भी कह रहा है कि जो ईरानी अवाम यहाँ पर मौजूद भी है या जो ईरानी अवाम है उससे
ہمیں یا ہمارے جتنے بھی معاملات ہیں ان کو کوئی نہ پرابلم ہے، نہ ہم پرابلم یا رکاوٹ کسی قسم کی کریٹ کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اب اسرائیل کے حوالے سے بھی احمد الشارع کا بیان موسٹ امپورٹنٹ ہے۔ اسرائیل جو یہ سمجھ رہا ہے کہ اب شامی باغیوں کی وجہ سے وہ اور پیش قدمی کو جاری رکھ پائے گا، تو ان شامی باغیوں کے جو سربراہ احمد الشارع ہیں انہوں نے کہا ہے کہ جی اسرائیل ایران کی وجہ سے شام کے اندر مداخلت کر رہا تھا، اب چونکہ بشار الاسد کی حکومت چلی گئی ہے اور ایران کا بھی مداخلت کا جو معاملہ تھا یا جو عنصر تھا وہ مکمل طور پہ ختم ہو گیا، تو اب اسرائیل کا شام میں مداخلت کرنے کا کوئی جواز باقی نہیں رہتا، اور اسرائیل اگر ایسا کرتا ہے تو ایسا نظر آتا ہے کہ شامی باغی جو ہیں وہ اس کے خلاف بھی اٹھ کھڑے ہوں گے اور یہ وہاں پر مسائل کھڑے ہوں گے۔ لیکن جو عرب لیگ ہے انہوں نے ایک ہنگامی اجلاس کیا ہے جس میں یہ طے کیا گیا ہے ان کے وزراء خارجہ کی طرف سے کہ بھئی اسرائیل کو روکا جانا چاہیے، یا مذمت کی ہے یا جاریت نہیں ہونی چاہیے، اسرائیل کو اپنی جو فوجیں ہیں وہ شام سے واپس لے کر جانی چاہیے۔ لیکن کیا صرف مذمتوں کے حد تک یہ معاملات ہوں گے یا آگے بڑھ کر ایک ٹیبل ٹاک کرنی پڑے گی اور اس میں اسرائیل کو شامل کرنا پڑے گا اور ان کے ساتھ معاملات طے کرنے پڑیں گے؟ اقوام متحدہ کی بہت ساری قراردادیں ہیں جہاں پر منظور ہونا ایک یقینی طور پہ ایک بڑا مثبت عمل ہوتا ہے، لیکن ان قراردادوں پر کتنا عمل ہوتا ہے یہ ہمارے سامنے ہے، اور کیا دنیا کی جو طاقتور یا جارحیت پسند ممالک ہیں وہ اقوام متحدہ کی کتنی ایسی قراردادیں ہیں جن کو امپلیمنٹ سمجھتے ہیں، ان کے اوپر کرنا یا پھر ان کے اوپر اپنے ان قراردادوں کو اپنے اوپر لاگو کرنا مناسب سمجھتے ہیں؟ یہ ہمارے سامنے بڑی تاریخی مثالیں اس کی موجود ہیں۔ اب جو ایک اور خطرناک اسرائیل کام کرنے جا رہا ہے، پچھلے چند گھنٹوں کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ 61 کے قریب میزائل ایسے داغے گئے ہیں جنہوں نے بہت زیادہ بربادی پھیلائی، اور خاص طور پہ اسرائیل کا جو اب اگلا قدم ہے یا اگلی جو پیش قدمی وہ کر رہا ہے، قنیطرہ ایک شہر ہے شام کا، اور قنیطرہ کے اندر وہ جبری طور پہ لوگوں کو بے دخل کر رہا ہے۔ اب جبری طور پہ بے دخل کرنے کا طریقہ یہ کہ وہاں پر وہ بمباری کر رہے ہیں، لوگوں کو پریشان کر رہے ہیں، لوگ جبری طور پہ اپنی جانیں بچانے کے لیے اپنے گھروں کو چھوڑ کر اپنے پیاروں کے ساتھ وہاں سے جا رہے ہیں، اور قنیطرہ کو اگر مکمل طور پہ یہ خالی کرا لیتا ہے تو اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ اسرائیلی فورسز اس شہر کے اوپر قابض ہو جائیں گی۔ یہ جو ہم گریٹر اسرائیل کی بات سنتے ہیں یا اس کے پورے پیمانے کو ہم دیکھتے ہیں یا اس کے پورے میپ کو ہم سامنے رکھتے ہیں تو اس میں ہمارے سامنے اس کی بالکل واضح اور زندہ مثالیں موجود ہیں کہ اسرائیل کس طرح سے پیش قدمی کرے گا، کس طرح سے آگے بڑھے گا۔ لیکن اس میں جتنے بھی مسلمان ممالک ہیں، جو عرب لیگ کا ہنگامی اجلاس ہوا ہے، بشمول پاکستان کو بھی اس میں شامل ہونا چاہیے، اور اپنی جو سرحدیں ہیں ان کو مضبوط بنانے کے لیے کوئی نہ کوئی حکمت عملی بنانی پڑے گی، کیونکہ آج نہیں تو کل نہیں تو کسی اور وقت ایران کے لیے جو اسرائیل اپنے دل کے اندر خلش رکھتا ہے اس خلیج کو مٹانے کے لیے وہ ایران کی طرف پیش قدمی کر سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، اپنا بہت سا خیال رکھیے، خدا حافظ۔